जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। शुरुआत में ही भाई देखिए कह रहा हूँ, आप लोग अक्सर जो कहते हैं कि बैच बेचने आए हैं, तो आज भाई मैं शुरुआत में कह रहा हूँ, मैं आज पूरी तरह से बैच बेचने ही आया हूँ। तो जो लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं, पुराने बच्चे हैं, वो कई बार ये बातें सुन चुके हैं, तो वो अपना समय व्यर्थ ना गवाएंगे। वो अपना वो समय आधा घंटा जो यहाँ देंगे वो पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, यानी बिगिनर हैं, या जो अभी 1-2-4 दिन में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो नया नया जुड़े हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, या जो नया जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा हमारा। आशुतोष यादव सर, आपके टीजीटी और पीजीटी बैच में क्या डिफरेंस है? बताता हूँ, आता हूँ, सारी बातों पे आता हूँ आशुतोष यादव जी। हर बात, कोई दबी छुपी बात नहीं है, हर चीज ओपनली मैं बताऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या आपको यहाँ मैथ्स में मिलेगा, ठीक, कितना दिन लगभग लगेगा, जल्दी एग्जाम होता है तो कैसे होगा, वो सारी बातें डिस्कस होंगी। ठीक, जितना मैं यहाँ वादा करूंगा उससे ज्यादा आपको देने का प्रयास जरूर रहेगा, देने का कोशिश जरूर रहेगा आपका। ठीक, अगर मैं सही सलामत रहा तो बिल्कुल उससे ज्यादा ही मैं देने का प्रयास आपको करूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, हर चीज आपको एकदम फ्रैंकली बता दिया जाएगा। अरे सत्येंद्र पाल जी, उसी के बात है, स्टार्ट हुआ आज पहला लेक्चर ही है, पहले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे और आपको क्या क्या करना है, क्या क्या मेरे तरफ से मिलेगा और क्या क्या आपको खुद करना है, आप खुद से भी कैसे पढ़ेंगे, उन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूं भाई, इसी से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है पवन जी। ठीक, तो उसके बारे में चर्चा फिर किसी दिन। यहां फिलहाल टीजीटी पीजीटी एलटी ये सारा का है आपका। चलिए, तो अब यहां अगर हम बात करें तो जो भी नए जुड़े हैं या नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी में देखिए अब आपका क्या है, समय जो निराश हो चुके हैं वो भी झाड़ने का, किताब से धूल झाड़ने का समय आ गया है। क्योंकि अब आपका उम्मीद है कि एग्जाम अक्टूबर तक हो सकता है। आज पहली बैठक भी आयोग की थी, लेकिन जानते हैं पहली बैठक में होता क्या है, भले सब मिलजुल करके गए भाई, साफ सफाई देखे, व्यवस्था देखे और कुछ विशेष बातें होंगी तो आज रात पता करके कल फिर आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन इन जनरल कहीं भी जब पहली मीटिंग होती है तो उसी हिसाब से होता है भाई, पहले क्या हो रहा है, अब आगे क्या होना है, कैसे खाका बनना है। लेकिन हाँ, अब यह है कि ज्यादा डिले नहीं होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, ये बात तय है। लेकिन ज्यादा डिले इसका मतलब कि जुलाई में ही एग्जाम नहीं हो जाना है आपका। ठीक, तब भी बहुत जल्दी होगा, तो आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक परीक्षा हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या है, प्रिपरेशन जो भी आपने अभी तक किया है वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट का है, मैथ्स में खास करके जितने चीजें क्या है थोड़ा ज्यादा जल्दी भूलता है, और प्रैक्टिस तो आपका तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। दूसरा, आपका बीपीएससी 3.0 भी है, 3.0 भी एग्जाम हुआ लेकिन सारे कैंसिल हो गए। अब उसमें भी संभावना हमें जहां तक लग रहा है कि चुनाव के पहले वहां भी होने की संभावना है नहीं, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले फेज में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बिहार में चुनाव है आपका, तो हर फेज में कहीं ना कहीं चुनाव है, तो वो भी एग्जाम डिले हो सकता है। उसी तरह से एस्टेट का भी है आपका। एलटी का जुलाई में एग्जाम होना है, अभी तक वो तो डेट ही जुलाई में आया, 22 तारीख से उसका फॉर्म ही भराया जा रहा है। DSSS भी उम्मीद है कि आपका चुनाव के बाद ही 4 जून तक, अब रेयर केस में किसी स्टेट में हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज 4 जून क्या कहिए 15-20 जून तक कहीं एग्जाम होने की संभावना तो नहीं दिखती है। क्योंकि चुनाव में सारा कुछ व्यस्तताएं रहती है, और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है भाई, विधानसभा का तो है नहीं, जिस स्टेट में है वहां की समस्या है। ठीक, ये लोकसभा का चुनाव है तो पूरे देश भर में होना है, तो समस्याएं तो कहीं ना कहीं हर जगह रहेगी, तो ये आप मान के चलिए। तो अब एग्जाम का जो आपका स्टार्ट होगा जुलाई का होगा, लेकिन उसके बाद फिर कई सारे एग्जाम्स हैं। DSSS भी है, उत्तराखंड LT होगा आपका, बीपीएससी 3.0 है, बीपीएससी 4.0 भी आपका दिसंबर के पहले। अब 24 अगस्त को तो ना होगा, थोड़ा सा वो भी क्योंकि 3 डिले हुआ है, तो 4 भी डिले आपका होगा ही होगा आपका। साथ ही साथ फिर आपका क्या है, EMRS
ईएमआरएस भी नवंबर दिसंबर तक संभावना उसकी भी बनती है, ईएमआरएस भी होना और ठीक ठाक उसकी वैकेंसी आनी है। एनवीएस का क्या है, इंटरनल वाला जो है वो वैकेंसी आ चुकी है, ठीक। तो जो जनरल है टीजीटी पीजीटी का एनवीएस में भी आने की संभावना बनती है। हाँ, चुनाव तक तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, 90% संभावना है कि एनवीएस की भी वैकेंसी आए आपका। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी तो है ही। एलटी की अभी कोई बात अभी नहीं हुई है, एलटी क्या होता है कैसे होता अभी तक उसकी सुगबुगाहट भी नहीं है फिलहाल। अब यहां जो लोग नए जुड़े हैं तो देखिए, यहां से जो आपको सबसे पहले जो भी बैचेस में आप जुड़े हुए हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है, जो नोट्स है आपका, नोट्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में 90%, मतलब इंग्लिश में तो 100% रहेगा, हिंदी में लेकिन 90% रहेगा। 90% मैंने क्यों कहा हिंदी में, जैसे ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको कि हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है आपका, इसलिए मैंने कहा हिंदी में 90% रहेगा और इंग्लिश में आपको 100% नोट्स मिलेगा। ग्रेजुएशन वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो केवल इंग्लिश में ही मिलेगा आपको, हिंदी में उसका नोट्स नहीं मिलेगा। बाकी 90% बाइलिंगुअल रहेगा। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में करेंगे। बाइलिंगुअल अगर आप कर रहे हैं तो आप दोनों नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेगा, आप दोनों से कर सकते हैं। दूसरा चीज मिलता है आपको क्या, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जो आपकी होती है, लाइव क्लासेस जो होती है वो इन जनरल 6 से 8 होती है, 6 से 8 या 6 से 9। अब यहां पर देखिए क्या होता है तो 6 से 8 वाली जो इन जनरल क्लास होती है वो सबके लिए होगी, चाहे आप उत्तराखंड एलटी के हों, चाहे आप DSSB के हों, BPSC 4.0 के हों, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के हों, LT के हों, GIC के हों, उसमें आपका ठीक जो कॉमन टॉपिक्स होता है। देखिए सब में 70% तो कोर्स कॉमन ही होता है, चाहे आप दुनिया का मतलब भारत का कोई भी एग्जाम ले लें, MP का ले लें, झारखंड का ले लें, चाहे DSSB का ले लें, राजस्थान का ले लें, बस 70% कॉमन सिलेबस होता है। 30% क्या होता है, डिफरेंट होता है। 30% जो होता है वो डिफरेंट होता है आपका, तो वो फिर डिफरेंट अलग अलग आपको पढ़ाया जाता है। उसकी क्लासेस इन जनरल 8 से 9 आपकी रहती है। इसमें कभी मैं पढ़ाता हूं और कभी एक और सर हैं, उपाध्याय सर हैं, वो भी क्लास लेते हैं। उपाध्याय सर प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि अकेले इतना लंबा सिलेबस है वो पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है आपका। तो 10% से लेकर के 15% तक का सिलेबस जो है वो उपाध्याय सर पढ़ाते हैं। 85% मैं पढ़ाता हूं, 15% वो पढ़ाते हैं। फिक्स नहीं है आपका कि कौन सा टॉपिक वो पढ़ाएंगे, ठीक, लगभग कोशिश होती है, ज्यादातर मैं ही पढ़ाता था, कुछ कुछ टॉपिक्स वो सर पढ़ाते रहते हैं, ठीक। प्लस ये तो लाइव क्लासेस की बात हो गई। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो आपको क्या, प्रैक्टिस सेट, असाइनमेंट्स। नोट्स तो आपको बताया, मतलब असाइनमेंट्स में क्या होगा, थ्योरी भी रहेगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चंस आपके 2 लेवल के रहते हैं, लेवल 1 रहेगा आपका और लेवल 2 रहता है, लेवल 2 रहता है। अब लेवल 1 जो करेंगे वो सब करेंगे, BPSC वाले भी करेंगे, TGT वाले भी करेंगे, ठीक, LT वाले भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक, DSSB वाले भी करेंगे। और लेवल 2 की बात करें तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें थोड़ा सा कठिन सवाल रहता है, तो ये तो आपको करना ही करना है, ठीक। लेवल 2 इसलिए दिया गया, थोड़ा सा इसमें लेंथी क्वेश्चंस रहेगा, तो ना लगे तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान आपको होने की जरूरत नहीं होती है। हैरान परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको क्या है कि अगर ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खास करके PGT वाले और GIC वाले इसको करने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक। GIC क्योंकि PGT और GIC, खास करके PGT भी हटा दें तो GIC के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप होता है आपका, ठीक, तो वो इसका प्रयास जरूर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंस रहते हुए भी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि इसको अगर करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा से क्लियर होता है और ज्यादा डीप में जा करके आप चीजों को सोच पाते हैं, कर पाते हैं वो आप,
ठीक, तो इसका अगर आपने 30-40% क्वेश्चंस भी अगर कर लिया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत थोड़े से कठिन रहते हैं, थोड़े से आपके कठिन रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन हाँ करेंगे तो फायदा मिलता है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो आपको कोई परेशानी का विषय नहीं है, हर चैप्टर में लगभग 150-200 सवाल आपके पास रहेंगे। तीसरा फिर क्या, आपका एक एकलव्य बैच है। एकलव्य बैच जो है एकलव्य बैच जो है आपका, ठीक, एकलव्य बैच में आपको ढेर सारे टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर दिए गए हैं। 10 मॉडल पेपर हिंदी का है और 10 इंग्लिश का है। ये कंप्लीट सिलेबस का, ये सबके लिए फ्री है। आपने यहां एडमिशन लिया है उनके लिए भी, नहीं लिया है उनके लिए भी, आपका सबके लिए ये फ्री है। इसमें आपको कोई फीस जमा नहीं करनी होती है। और प्लस टॉपिक वाइज जो है 30-30 क्वेश्चन के लगभग 30 से 40 सेट डाल दिए गए हैं और लगभग 20 से 25 सेट इसमें एग्जाम के पहले और डाले जाएंगे। मतलब दोनों सुविधाएं आपके पास रहेंगी। आप टॉपिक वाइज पहले कर सकते हैं और साथ ही साथ जब टॉपिक वाइज हो जाए तो आप कंप्लीट सिलेबस का भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगर आप यहां एडमिशन लेते हैं, ले चुके हैं नया या ले रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक चल रहा है, देखिए भाई कितनी बात है, टीचर कितना भी मेहनत से पढ़ा दे, मैं कितना भी कर दूं, ठीक, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त रहेगा तो मैं गवाह हूं, मैं कितना भी चुस्त दुरुस्त रहूं उससे फायदा नहीं होना। आपको मुद्दई आप हो, एग्जाम आपको देना है, ठीक, तो आपको भी चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। अब चुस्त दुरुस्त कैसे रहा जाता है आपका अरे अभी स्टार्ट होगा तब ना शो करेगा ऑक्सफोर्ड क्लासेस, उसी की तो पहली क्लास ले रहे हैं। उसके पहले आप कहीं भी जाते हो तो पहले जो नियम कानून है वो खेल के वो तो आपको बताए जाएंगे ना, वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। रेगुलर क्लास आपकी मंडे से होनी है। न्यू बैच की रेगुलर क्लास जो होनी है वो मंडे से होनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप हैरान परेशान ना हो आप। अब यहां पे आपको क्या क्या करना है, तो देखिए पढ़ाने के दौरान आपको असाइनमेंट तो मिल ही जाएगा। आप हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। यहां पढ़ाते समय मैं आपको बाइलिंगुअल बताऊंगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, बोर्ड पे जब कोई थ्योरी लिखते हैं या कुछ ट्रिक्स लिखते हैं या क्वेश्चंस लिखते हैं तो बोर्ड पे आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी में, आप मतलब जब बोलूंगा तो आपको खुद से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद भी आप लाइव क्लास अगर करते हैं तो आप अपना खुद से नोट्स जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कितना भी यहां से नोट्स मिल जाए यहां से ले लें, या आप किताब रखे हो या कहीं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स तो इतना सस्ता है आज की डेट में कि आप हो सकता है 2-3 जगह ज्वाइन किए हो, 3-4 जगह ज्वाइन किए हो, मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं भाई, तो हो सकता है आपने भी ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्वाइन किया उसके लिए। ठीक है, तो चाहे आप जितने का भी करें, लेकिन एक अपना नोट्स आपको और बनाना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोट्स में भी नहीं मिलता है, मतलब वो टेक्निक जो होता है वो लाइव क्लासेस के समय ही निकलता है। ठीक है, लाइव क्लासेस के समय में बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई जाती है, तो वो आप नोट जरूर किए रहेंगे, उसकी एक अलग कॉपी बना के। उसके लिए लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, भोजपुरी में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, मतलब जो आसान लफ्जों में, आसान लफ्ज क्या है, जो आप अपनी भाषा में लिखे हुए हैं, अपना शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, जितना आप समझ सकते हैं आपके याद रखने के लिए, वो आप साथ ही साथ बनाए चाहिए। क्योंकि हम नोट्स बनाएंगे तो एक प्रॉपर वे में बनाएंगे ना भाई, उसमें राम कहानी पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप कुछ और समझते हैं, तीसरा कोई और समझे, चौथा कुछ और समझेगा, तो एक अपना नोट्स आपका जरूर रहना चाहिए। शॉर्ट नोट्स उसको कह सकते हैं, पूरी राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखा होना चाहिए आपके पास नोट्स में। वो एग्जाम के समय आप बहुत हेल्पफुल होगा। अब जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, 1 महीना बचा रहेगा या 2 महीना बचा रहेगा, तो उस समय आप टेक्स्ट बुक उठा के नहीं पढ़ सकते हैं, या
2000-3000 पेज का असाइनमेंट एक एक चीज नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस समय जो रामबाण का काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होगा वो आपका जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, ट्रिक वाला बनाया होगा, जो एग्जामिनेशन में बार बार बताया जाता है कि ये यहां इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप गलतियां करते हैं, इन गलतियों से बचना है। तो वो सारी चीजें आप शॉर्ट नोट्स में बनाए रहेंगे तो एग्जाम के समय, रिवीजन के समय आपको बहुत फायदा होता है। तो इतना काम आपको करना है। प्लस एक यहां से असाइनमेंट तो मिल ही गया, कोई जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अगर आप किताब लेना ही चाहते हैं तो विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप गाइड लगाने का प्रयास ना करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट बुक एक आप जरूर लेंगे। वो टेक्स्ट बुक कोई भी हो सकता है, एक कम एनसीईआरटी तो आपके पास होना ही चाहिए, एनसीईआरटी, और प्लस ग्रेजुएशन वाला फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला जो रहेगा वो बुक आपका, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इतने से ही काम चल जाता है। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में इसकी जरूरत ही नहीं है आपका। एक एनसीईआरटी ये चाहिए आपको, ठीक, ये भी रिवीजन के समय काम देगा। पूरा प्रॉपर वे में है तो एक आप चाहें तो आरडी शर्मा ले सकते हैं, आरडी शर्मा, ठीक। या फिर अगर ये ना हो, अगर किसी के पास उपलब्ध है तो यूपी बोर्ड में जो पुरानी ओल्ड बुक आती थी, ओल्ड 6 बुक्स आती थी आपकी, यूपी बोर्ड वाली, यूपी बोर्ड वाली आपकी, यूपी बोर्ड की जो किताब है आपकी, वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाला लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही होगा। थोड़ा सा कठिन जरूर पड़ेगा, ठीक, लेकिन 11th-12th वाला अलग से खरीदने के बजाय अगर आप ऑब्जेक्टिव रखे रहें तो ज्यादा फायदा है, ठीक। अगर ये ना भी लें तो इतना असाइनमेंट यहां, अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो इतना असाइनमेंट आपको सफिशिएंट दे दिया जाता है कि आपको इन बुक्स की जरूरत नहीं रहती, इन बुक्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी कम से कम आपको रखना जरूर है, एनसीईआरटी आपको रखना जरूर है आपका। यहां तक उम्मीद करते हैं। अब अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अगर क्लास आप ले रहे हैं, क्लास आपने लिया है या आप लेने जा रहे हो, तो उसमें क्या है कि हर दिन आपको बता करके जाते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो जो भी टॉपिक का नाम बताएं एक बार आपको खुद से पढ़ करके जरूर आना, जरूर कम से कम 3-4 बार उसको पढ़ना होता। तो एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ते समय जहां भी आपको तकलीफ होगी उसको अंडरलाइन आप जरूर करेंगे, अंडरलाइन आप जरूर करेंगे कि ये चीज मैंने खुद से पढ़ी थी, ये मेरे खुद से कम समझ में आया, ठीक है। अब उसको क्या है, लाइव क्लास करते समय आप ध्यान से सुनेंगे उसको कि जो चीज मैं खुद से पढ़ा था समझ में नहीं आया था, अब लाइव क्लास मैंने उस टॉपिक का किया तो वो हमारे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आप लाइव क्लास करते समय भी कर सकते हैं, ये चीज हमारे कम समझ में आया, रिपीट कर दीजिए भाई आप, ठीक। ऑनलाइन में आपको ये महसूस, ये जरूर वादा करता हूं कि ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन का फुर बजा मिलेगा। आप परेशान न, मतलब ये महसूस नहीं होगा कि ऑफलाइन में नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तब। अब दूसरी बात जब होती है, जैसे ही आपने क्लास में पढ़ लिया तो क्लास में पढ़ने के बाद सबसे पहले ये नहीं कि हो गया आज की कथा समाप्त हो गई, प्रसाद लिए घर चले गए, ये नहीं, उसको दोबारा से कि जो मैंने पढ़ा फिर क्लास में पढ़ाया गया उसको फिर से एक बार रिवीजन तुरंत ही किए कि अब मेरा पहले अंडरलाइन आपने किया हुआ था बुक में या असाइनमेंट में, अब वो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो अगले दिन एक बार पूछने का प्रयास आप जरूर करेंगे, 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड कर करके जरूर देखेंगे कि अब क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक टॉपिक आपने 3 बार कर लिया तो 3 बार कर लिया तो बहुत हद तक वो अपना हो जाता है। उसके बाद जब आप असाइनमेंट लगाते हो तो असाइनमेंट या जो भी टेक्स्ट बुक आप लगा रहे हो तो ज्यादातर बच्चों की 90% बच्चों की आदत जो होती है, आपकी है कि नहीं ईश्वर ना करे आप में हो, ठीक, कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं वो लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक। जैसे कोई भी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक आप लेते हो तो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल पहले दिए रहते हैं, फिर एक्सरसाइज दिया रहता है, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगाने का प्रयास जरूर करेंगे क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दिए रहते हैं। पिछले बार 2021 का भी टीजीटी पीजीटी का पेपर उठा के देख लो और पुराना यूपी बोर्ड वाला किताब उठा के देख लो आप, तो बहुत सारे सवाल सॉल्व एग्जाम्पल से पूछे गए थे, चाहे प्रूफ करने के लिए दिया था, बस उसी को ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लिया गया था, ऑब्जेक्टिव
बना करके पूछ लिया गया था आपका, तो वो सॉल्व एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको जरूर लगाएंगे। ठीक, अब जब एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज पे आप जब लगाना स्टार्ट करेंगे तो होता क्या है, अगर नए हैं आप, ठीक, बिगिनर हैं आप, तो होता क्या है, ज्यादातर बच्चों की आदत है कि एक सवाल लगाया, 5 सवाल उस तरह का दिया, तो ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर करके आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम में फिर वो हो ही जाता है। जो ऑथर है वो एक तरह का 10 सवाल दिया तो बेवकूफ तो नहीं है ना भाई, इतने पढ़े लिखे हैं, बुक उन्होंने लिखा है, तो ऐसे फालतू में तो नहीं दिया है। तो जितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस होगा, उस पर प्रैक्टिस के लिए उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस दिया रहता है। तो आप सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे। हो जाएगा वाला कॉन्सेप्ट कब होता है, जब एग्जाम में 20-25 दिन बचा हुआ रहता है। ठीक, तब एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो मान लीजिए 100 सवाल दिया है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप 100 के 100 न लगेंगे, बहुत लगेगा तो 60% सवाल लगेगा। 60% क्यों, जब पूरा पढ़ लिया तो फिर 60% क्यों लगा भाई, सवाल ये उठता है। तो उसके पीछे लगने के पीछे वजह क्या होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने फंक्शन पढ़ा या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री में खाली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको एपीजीपी की जरूरत पड़ जाती है, कहीं पे आपको क्या है कैलकुलस की जरूरत पड़ जाती है, कुछ अच्छे सवाल रहेंगे तो कहीं कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर वो सारा टॉपिक भी नहीं क्लियर है, उसका फार्मूला नहीं याद है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो सारे सवाल आपके फंसते हैं। ठीक, तो 60% ये आपका लग गया। जो 40 पर क्वेश्चंस नहीं लगा है उसमें आपको एक स्टार बना लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो गया। रिवीजन के लिए भी तैयारी आपको साथ ही साथ अभी से करनी पड़ेगी। अब इस 40 में हो सकता है कि आप लगाते समय आपने लगाया है सब कुछ सही, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक अक्सर हो जाता है। मैथ्स में तो खास करके ज्यादा ही कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो 40 में से आप जब दोबारा लगाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम 20 सवाल आपका लग जाएगा, जो कि कैलकुलेशन की वजह से या फार्मूला गलती हो जाने की वजह से आपका नहीं लगा था। जब दोबारा लगाएंगे दोबारा वही गलती नहीं होती है, वो लग जाता है आपका, वो आपका लग जाता है। ठीक, अब ये दूसरी बार लगाने पे भी जो 20 नहीं बना है वो उसमें डबल स्टार लगा देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सवाल आपके लिए। ये 20 सवाल इसमें और बचा। अब 20 सवाल ये आपका क्या होगा, जिसका कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा, तो इसको छोड़ना नहीं है, तीसरी बार फिर से प्रयास करना। और प्रयास क्या करना है, जो दूसरे चैप्टर के बेसिक जो फार्मूले हैं जिसकी वजह से नहीं लगा, तो उस चैप्टर को पलट करके देखेंगे कि देखें क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे कि वो सारा चैप्टर भी आपका एक तरह से रिवीजन हो जाता है आपका। क्योंकि ऐसा तो नहीं आपने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन आपका हो रखा है, इंटर, तो बेसिक बातें तो हर चैप्टर का आप जानते हैं। भले उस समय तत्काल समय वो आपको याद ना आता हो, लेकिन एक बार जब किताब पलट करके देखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड तो आसानी से वो चीजें आपको याद आ जाएगा और 20 में से 10 सवाल आपका और लग जाएगा। ठीक, अब 10 सवाल जो बच गया ये आपका 3 स्टार बना लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ये 10 सवाल जो है जिसके बारे में आप एबीसीडी आपको कुछ समझे में नहीं आ रहा कहना क्या चाह, उसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, या जो दूसरे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना हम वो चीज नहीं सौंप पाते हैं, छोटी सी बात है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आ पाता है, कोई दूसरा जब उसको देखता है तो उसके दिमाग में आ जाता है। ठीक, तो एक दूसरे के हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी की हेल्प करेंगे, कोई आपकी हेल्प करेगा, तो दोनों की वो तैयारी होती है। खास करके पूछने वाले को तो कम मदद मिलता है, लेकिन जो बताता है उसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक, तो बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं करना, बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना और पूछने में भी कोई गुरेज नहीं करना। छोटी से छोटी बात भी नहीं समझ में आ रहा ये कभी नहीं होना, इतनी छोटी सी बात हम क्यों पूछें, सामने वाला बंदा पता नहीं क्या सोचे। अरे सोचने तो जो सोचना, हमें नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, हो सकता है सामने वाला बता दे। बहुत सारी चीजें आप लोग भी हमें बताते हैं, आपका मैं कोई तरीका बताता हूं तो आपसे कोई शॉर्ट तरीके कमेंट में आ जाता है, सर इसको ऐसे भी तो लगा सकते हैं, तो मैं भी आपसे सीखता हूं। अब मैं भी, इतने सारे लोग हैं तो हमसे भी तो ज्यादा दिमाग भी तो बहुत लोगों का है,
ठीक, हम में आप में बस अंतर बस इतना ही है कि हमारा अनुभव थोड़ा सा ज्यादा है, आपसे ज्यादा मेरा तेज दिमाग है, ये जरूरी थोड़ी है कि सबसे तेज मैं ही हूं, मैं ही तुम मन खाऊं। तो आपसे सीखने का प्रयास मेरा भी कहीं ना कहीं रहता है। तो ये कैसे करेंगे, जब हम ऐप पे पढ़ाएंगे तो उसका तरीका बताएंगे कि ये 10 क्वेश्चंस कैसे आपका फाइनली सॉल्व होता है। ये कितना हो गया, 4 तरह के सवाल हर एक्सरसाइज में हो गया, 1 2 3 और 4। अब एग्जाम के समय, रिवीजन के समय ये आपकी हेल्प करता है। एग्जाम में 10-15 दिन बचा हुआ है, तो बस ये चैप्टर, हर चैप्टर से 10-10 15-15 सवाल, क्योंकि अब पूरा 100-100 सवाल हर चैप्टर से तो नहीं लगा सकते ना, इतना टाइम तो नहीं है कि हम 15-20 दिन में, ठीक, इतना फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं है कि हर सवाल को हम लगा डालें। अगर ये काम नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम, जैसे अगर मान लीजिए अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, या मान लीजिए सेट थ्योरी पढ़ा, या ग्रुप थ्योरी पढ़ा, बहुत सारे जो भी पढ़ा, एग्जाम के समय 6 महीना 7 महीना बाद आना, तो वो सारी चीजें याद रही, ये जरूरी तो है नहीं, क्योंकि आदमी जितना याद करेगा तो भूलेगा भी भूलेगा आपको। तो बार बार आपको क्या है, रिवीजन करने की आपको जरूरत होती रहती है। तो ये आपको कम समय बचा है, तो हर चैप्टर में उस समय पूरा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं होगी। उस समय ना आपके दिमाग में आएगा, ना आप कर पाओगे, देखते ही डर जाओगे, इतना सवाल है, किसको देखें किसको छोड़ दें। तो वो हेल्प करेगा अंतिम 15 दिन में, ठीक। फिर यहां पे ज्यादा समय 1-1.5 महीना बचा है, तो इसको और इसको दोनों को लगाएंगे। 2 महीना बचा तो इसको ये तीनों को लगाएंगे। ये वाला एक बार जब लगा लिए तो बाकी फिर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में हमसे लग गया था, तो ये लग ही जाता। इसको हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं ना, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना, 15 बार पढ़ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी किताब को हम एक एक लाइन को हम 15 बार पढ़े। तो उसकी प्लानिंग आपको पहली बार पढ़ते समय ही करना होगा। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर लगेगा, प्रयास जरूर लगेगा, लेकिन इसका फायदा आपको एग्जाम के समय दिखेगा। एग्जाम के समय आप हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे कि अब क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं वाला हाल नहीं होगा। अगर प्लानिंग आप सटीक किए रहेंगे शुरुआत से ही, तब ये सारे एग्जाम, चाहे जिस एग्जाम्स की बात करें, सारे एग्जाम्स में आपका पैटर्न जो होना चाहिए, स्टडी प्लान जो होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए। बाकी इससे अच्छा आप अगर कुछ और सोच सकते हैं, मैं तो बस सलाह दे सकता हूं, अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल आप उसको भी करने का प्रयास करेंगे। अब क्लासेस जो कॉमन टॉपिक है, सबका कॉमन ही चलता है, चाहे आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, बीपीएससी है, ईएमआरएस है, डीटीपीएस भी हैं। जो सेपरेट कोर्स होता है वो अलग से चलता है। जैसे अगर आपने पीजीटी बैच लिया, तो पीजीटी बैच लिया तो फिर टीजीटी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। यूपी पीजीटी में टीजीटी का भी सिलेबस आपका कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने यूपी टीजीटी लिया है तो फिर यूपी पीजीटी कवर नहीं हो पाएगा आपका। जैसे आपने जीआईसी लिया है, तो जीआईसी में आपका टीजीटी भी कवर हो जाता, पीजीटी भी कवर हो जाता, और जीआईसी तो खैर कवर होगा ही होगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें आपकी होती हैं। चलिए, जैसे लेकिन बीपीएससी है, तो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी बिल्कुल अलग है आपका। बीपीएससी पीजीटी का सिलेबस और बीपीएससी के टीजीटी सिलेबस में कॉमन टॉपिक मुश्किल से 10-20% है। तो उसमें अगर कोई करना चाहे तो टीजीटी पीजीटी आपको अलग अलग ही लेना होता है, अलग। लेकिन यूपी पीजीटी ले लिए तो यूपी टीजीटी अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी बात उम्मीद करते हैं हमने क्लियर कर दिया। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हफ्ते में आपकी 5 दिन क्लास रहती है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सैटरडे को जो क्लास होती है वो यूट्यूब पे होगी और वो प्रैक्टिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ये यूट्यूब पे सबके लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। हर सैटरडे को ये यूट्यूब पे क्लास, फ्री प्रैक्टिस आपने कितना कर रखा है वो, अगर पूरा प्रैक्टिस यूट्यूब का उठा के आप देख लें, बीपीएससी का इस बार पेपर उठा के देख लें या ईएमआरएस का उठा के देख लें, तो इसमें कम से कम 50 से 60% सवाल फंसा हुआ है। लेकिन वो अलग बात है कि इतनी मेहनत जिसने स्क्रॉल करके कौन उतना निकालेगा। लगभग सैटरडे यूट्यूब पे 3000 से ज्यादा सवाल आपको कराया गया है, लेकिन बस उसको इकट्ठा करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। एडवांस, हाँ एडवांस वाला अलग से होती है, बिल्कुल। बाकी इसके लिए और कोई समस्या है तो आप फीस 96, 28, 95, 92, 37 पे
आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अभी होली के अवसर पे पता नहीं, ए राहुल जी, राहुल जी, ओ राहुल जी सुनिए इधर। फीस मुझे भाई देखो, मुझे भी ना पता होता है क्या अभी छूट कब तक है, कुछ आज ही लास्ट है। अरे भाई आज तक छूट थी 28 तक ही, लेकिन 29 तक, कल तक बढ़ सकता है। मालिक से ले लो परमिशन भाई। 21 से 28 तक ही छूट थी। अच्छा मैं ही लेट आया क्या? 21 से 28 यानी आज तक छूट है। तो अगर किसी को है तो कल तक इसको कर दीजिएगा, ठीक। अब हमें पता ही नहीं था, नहीं तो कल मतलब 29 मार्च तक आप चाहें तो आपका होगा, ठीक। बाकी और कुछ विशेष है तो आप इस नंबर पे 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब की जो टाइमिंग होती है उसकी भी 6 बजे से होती है, 6 से 8 ही होती है, ठीक। लेकिन ये केवल सैटरडे को होता है और बीच में कहीं रहता, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो जानकारी आपको अपने आप मिल जाती है। देखिए सचिन यादव जी, DSSB की हरि अनंत हरि कथा अनंता है। DSSB आपको अलग से ही लेना पड़ेगा क्योंकि DSSB का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी चीजें उसमें पढ़नी होती है। तो DSSB बिल्कुल अलग तरीके का होता है। उसमें आप ये नहीं कभी 9th-10th वाला ज्यादा पूछ लेता है, कभी 11th-12th वाला ही पूरा पूछ लिया। 2021 में भले छोटे छोटे सवाल पूछे थे लेकिन मोर देन 50% ग्रेजुएशन वाला पूछ लिया था आपसे। लेकिन 2021 का पहले का देखेंगे तो 11th-12th वाला ज्यादा पूछा था आपका। तो DSSB आपको अलग से लेना पड़ेगा सचिन यादव जी। हाँ, यूपी पीजीटी ले लेते हैं तो टीजीटी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं लेते हैं। जीआईसी ले लेते हैं तो एलटी का आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। पीजीटी में ही आपका एलटी भी कवर हो जाता है, बस प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप चाहेंगे तो आप अलग एलटी का अलग ले लेंगे, पीजीटी का अलग ले लेंगे आप। चलिए, तो पीजीटी अगर ले लेते हैं, टीजीटी फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। पीजीटी फिर आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है अगर क्या यूपी की बात करें, ठीक। लेकिन बीपीएससी का है तो फिर दोनों अलग है, पीजीटी का अलग लेना होगा, टीजीटी का आपको अलग लेना होता है चीजें। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अरे ऐसा कैसे हो पाए? उसके लिए तो फिर फाउंडेशन कोर्स होता है, मतलब उसमें टाइम होता। अगर सबके लिए कोई चाहिए होता और बिगिनर कोई है तो उसके लिए फाउंडेशन होता है जिसकी वैलिडिटी आपकी मोर देन 2 इयर्स होती है। मोर देन 2 इयर्स होता है आपका, 2 इयर्स। इसमें आपका सब कुछ कराया जाता है और आराम आराम से इत्मीनान से, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी हो या फिर DSSB हो, DSSB या फिर बीपीएससी हो आपका, तो ये सब। लेकिन ये फिर अभी अब लेना उचित नहीं है। जो अभी बीएड कर रहा है या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में, उनके मतलब बिल्कुल बिगिनर जो हैं उनके लिए ये फाउंडेशन होता है। लेकिन इसी साल आपको एग्जाम देना है तो फिर ये बैच आपके लिए नहीं है, ये बैच लेने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 2 साल समय है आपके पास, अभी से आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, अगले वैकेंसी मतलब 2025 में कोई परीक्षा देनी है तो उसके लिए फाउंडेशन बैच चाहे तो आप ले सकते हैं। हाँ भाई, हम ही पढ़ाएंगे भाई। 2nd ईयर लाइव लेक्चर चलेगा फाउंडेशन में, हाँ 2 साल तक चलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारा चीज क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो नंबर दिया गया है 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अब किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक। कौन सा मीडियम में पढ़ाया जाएगा मैंने ये भी बता दिया, कितने नोट्स मिलेंगे वो भी बता दिया। एग्जाम के पहले, हर एग्जाम के पहले कम से कम 3 मॉडल पेपर आपको जरूर दिया जाता है खुद से करने के लिए। बाकी एकलव्य बैच में ढेर सारे आपके मॉडल पेपर फ्री में पड़े हुए हैं, आराम से उसको आप कर सकते हैं, चाहे आप एडमिशन लिए हो चाहे आप एडमिशन ना लिए हो। वंदना भारती जी क्या जान पीजीटी मैथ्स में? हाँ भाई, हम ही 85% कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, 15% एक उपाध्याय सर है वो पढ़ाते हैं, ठीक।
ये बात भी मैंने की, बाद में ना कहें सर ये तो दूसरा पढ़ा रहे हैं। 15%, 85%, ये चीज है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।